जय हिंद। मैं रजत शर्मा आज आपके बीच लेकर आया हूँ बरखेड़ी अब्दुल्ला पंचायत की सरपंच भक्ति शर्मा जी का साक्षात्कार। इन्होंने एक मिसाल पेश की है। पंचायती राज व्यवस्था बनाने के पीछे एक मकसद ये भी था कि महिलाएं एम्पावर बने। गांव को सफल और सार्थक नेतृत्व देकर उन्होंने इस मकसद को पूरा किया है। भक्ति शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल दागुड़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, नमस्कार जी। भक्ति शर्मा जी, आप हमारे दर्शकों को, वैसे तो आपकी छवि और आपका परिचय पूरा देश जानता है, आप अपना परिचय कैसे देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? मुझे लगता है सबसे टफ़ चीज़ होती है अपना परिचय देना। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं भोपाल की बेटी हूँ और मेरा नाम भक्ति शर्मा है। वैसे मैं सबको अपना नाम बताती हूँ, भक्ति विश्वामित्र शर्मा। घर के बड़ों का नाम पीछे लगा हो तो पता चलता है कि बच्चे कौन से परिवार से आते हैं। यही हमारी हमेशा से एक संस्कृति रही है। भोपाल में मैंने मास्टर्स करा है राजनीति शास्त्र में और बरखेड़ी अब्दुल्ला पंचायत की मैं सरपंच हूँ और सरपंच जी के साथ साथ ही मैंने अपनी लॉ की जो पूरी पढ़ाई है उसको कंप्लीट करा है। जी। महान और बड़े लोगों का परिचय तब तक अधूरा है जब तक वे अपने जीवन का मकसद ना बताएं। अपने शौक के साथ मकसद भी हमारे दर्शकों को बता दें तो हम बहुत आभारी रहेंगे। मैं एक ऐसे देश से आती हूँ जहाँ आज भी लाखों लोग भूखे पेट नंगे बदन इस खुले आसमान के नीचे सोने के लिए अभिशप्त हैं। मैं एक ऐसे देश से आती हूँ जहाँ आज भी 68% लोग गांव में निवास करते हैं, जिनका पहला कार्य है खेती करना। मैं इन किसानों की, इन गरीब भाई बहनों की आवाज़ बनना चाहती हूँ, ये मेरा मकसद है। और मैं चाहती हूँ कि जब भारत देश के बारे में जब भी लोग पढ़ें और सुने तो उन्हें पता हो कि ये देश जो है ये ग्रामीण देश है और मुझे अपनी इस ग्रामीणता पर गर्व है। तो ये मेरा मकसद है कि हम इसी चीज़ की आवाज़ बने और जब भी हमारा देश विश्व गुरु बनने के ऊपर अग्रसर रहे या बिल्कुल अब बनने वाला हो, तब लोग कहें ये वो ग्रामीण देश है जो आज विश्व गुरु बन रहा है। तो बस उसी मकसद को अपने जो हमारे बड़े ग्रेट लीडर्स हमारे देश के रहे हैं, जो बड़े राजनेता रहे हैं, उनका जो विज़न है उसको पूरा करने के लिए बस मैं आगे बढ़ी हूँ। जी मैम, मैंने आपके बारे में पढ़ा साक्षात्कार लेने की तैयारी के संबंध में सिलसिले में, तो मैंने ये जाना कि आपको गन रखने का शौक़ है। जी। ऐसा क्यों? नहीं, मुझे गन रखने का शौक़ मतलब ऐसा अच्छा, तो ऐसा है कि जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं पुलिस की तैयारी करूं। तो वो अक्सर मुझे राइफ़ल के साथ कहते थे कि कोशिश करो कि कम से कम तुम्हारे कंधे पे टिक जाए ये राइफ़ल। तो मुझे बहुत टफ़ लगता था कि नहीं हो पाएगा, मैं बहुत छोटी हूँ, मात्र मैं 7 साल की थी उस समय। तो वो कहते थे नहीं, कम से कम उसको तैयारी करके अपने शोल्डर को स्ट्रॉन्ग करो। मगर तैयारी कर रहे थे, पेपर क्लियर नहीं हो पाया। और उसके बाद जब मैं सरपंच बनी तो कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आया जब मुझे रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे भी कभी आना पड़ता था अपनी पंचायत, अपने घर से देखने के लिए चीज़ों को। मेरा एक घर शहर में भी है। तो उस समय मुझे लगा कि आवश्यकता है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। और पिताजी ने पूछा क्या चाहिए, तो मैंने कहा मुझे मेरी सेफ्टी के लिए अगर एक गन मिल जाए तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो बस अब वो शौक़ कह लें उसको या सुरक्षा के हिसाब से कह लें, तो वो एक है जो मेरे साथ रहती है हमेशा। भक्ति शर्मा जी, आप भी इसी समाज का हिस्सा हैं, अच्छे से जानती हैं, नेतृत्व कर रही हैं समाज का कि देश के युवा पढ़ लिख कर सेटल होना चाहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, या पश्चिमी संस्कृति उन्हें खींचती है चुंबक की तरह। ऐसे में आप यूएस गई, जॉब की, वहाँ पर सेटल हुई, लेकिन उसके बाद वापस लौटी गांव की सरपंची के लिए। कौन सी चीज़ आपको खींच कर लाई समाज की मिट्टी, देश की मिट्टी के लिए? कौन सी चीज़ ऐसा है? नहीं, ऐसा ये समाज की मिट्टी और देश की मिट्टी के कॉन्सेप्ट सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं और हैं भी अच्छे। बहुत लोग आते भी हैं देश की तरफ वापस, मगर क्योंकि हम एक जॉइंट फैमिली कल्चर से आते हैं, तो इस समाज में जब मेरे पिताजी का मुझे फ़ोन आया कि तुम्हें वापस आना है और तुम यहीं आके रहोगी, यहीं बसोगी, वहाँ कुछ नहीं करना वरना, तो मैं उनको मना नहीं कर पाई। क्योंकि आप भी एक संयुक्त परिवार से आते हैं और मुझे लगता नहीं कि अगर आपके पिताजी भी आपसे कुछ कहते तो आप उनकी बात टाल पाते, और हमारे देश के बहुत सारे बच्चे शायद उस बात को नहीं टाल पाते। तो बहुत सिंपल सा ईजी कॉन्सेप्ट ये था। जॉब लगी, पिताजी को बताया, उन्होंने कहा नहीं करनी, वापस आना है, टिकट्स प्रीपोन करी, वापस लेकर आ गए। और जब यहाँ आके पूछा क्या करूँगी, मैंने कोई ऐसी पढ़ाई नहीं करी कि मुझे यहाँ पे उस किस्म की जॉब मिले जो वहाँ मिल रही थी। उन्होंने कहा तुम्हें जॉब करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा परिवार खेती किसानी से जुड़ा है तो तुम खेती किसानी करो और वही तुम्हारे लिए बेहतर ऑप्शन है। तो बस उसके बाद ट्रैक्टर चलाना सीखा, उसके बाद खेतों को समझा। और एक बहुत बड़ी और एक अच्छी चीज़ जो समझ में आई वो ये समझ में आई कि हमारे देश में लोग कहते हैं धूल मिट्टी,
मेरे पिताजी ने मुझे धूल और मिट्टी का फ़र्क समझाया था, जो हम आगे अपनी चर्चाओं में ज़रूर करेंगे उसका। बिल्कुल बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे कि वो धूल और मिट्टी में फ़र्क क्या है अभी अच्छा। और एक बात और, ट्रैक्टर चलाना जरूर सिखाइएगा। अरे जी, आपको ट्रैक्टर की सवारी हम करवा देंगे। और मुझसे मेरे पिताजी ने एक दिन पूछा, तुम्हें पता है धूल और मिट्टी में फ़र्क क्या है? मैंने कहा नहीं। तो कहते हैं, मैं कहा धूल मिट्टी सब कहते हैं नहीं, धूल वो होती है जो गंदी होती है, मिट्टी वो होती है जो अन्न को प्रोड्यूस करती है, जिसमें जो अनाज है, जो फसल है वो उगती हैं। उन्होंने कहा तुम्हें ये फ़र्क समझना आवश्यक है। तो कहते हैं कि वही अन्न है, ये उसी मिट्टी से आया है जिसकी तुमने क्या कहते हैं थोड़ी देर पहले रोटी खाई, शायद आपने भी खाई, आपने धूल से नहीं खाई होगी, आपने मिट्टी की खाई होगी। तो वही एक छोटा सा फ़र्क है, जब समझ में आ जाए तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल, बहुत गहरा फ़र्क है ये। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप सरपंच होने के नाते एक आधुनिक और दूरदर्शी नेतृत्व सोसाइटी को प्रदान कर रही हैं, जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व में भरोसा रखता है। लेकिन सोसाइटी आज भी पितृसत्तात्मक है मैम, थोड़ी बहुत ही सही, ये सही है। आप जब सरपंच बनी तो गांव ने आपको सरपंच के रूप में, नेतृत्व के रूप में स्वीकार किया, या शुरुआत में कौन सी चैलेंजेस आपके सामने आए, वो जानना चाहिए। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि अकेला भारत नहीं, जब हम समाज की बात करते हैं तो जो पूरा विश्व है वो पितृसत्तात्मक है, मतलब बहुत ज़्यादा पेट्रियार्किकल है। और ऐसे समाज में जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो उनके ऊपर बहुत सारा एक प्रेशर होता है। मैं आपको प्रेशर्स गिनवाती हूँ। पहला सोशल प्रेशर, दूसरा क्या समाज महिला के नेतृत्व को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। महिलाओं को हर दिन अपने आप को प्रूफ करने के लिए एक ज़्यादा कदम जो है चलना पड़ता है। लोगों की एक्सेप्टेंस प्लस क्या कहते हैं, महिलाओं का फंड्स में शेयर, पैसे में महिलाओं को कितना शेयर है, प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस, ये वो प्रश्न है जिसके ऊपर हमें हर दिन चर्चा करनी चाहिए। ये आम घरों के चर्चा का विषय होना चाहिए, क्योंकि जब हम घर में ऐसी विषयों पे चर्चा नहीं करते, और शुरुआत जो होती है महिला के नेतृत्व की वो उसके घर से शुरू होती है। जब एक बेटा देखता है कि मेरे पिताजी मेरी माँ को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उस बच्चे के दिल में ये बात घर कर जाती है कि मुझे मेरी माँ की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि ये रिस्पेक्ट के पात्र हैं। अब आते हैं, और यही परिवार जो होते हैं, यही परिवार एक समाज को बनाते हैं, यही परिवार मिलके गांव को बनाते हैं। अब अगर मैं गांव की बात करूं तो बिल्कुल भी इजी नहीं था कि नहीं एक 25 साल की लड़की आती है और लोग एक्सेप्ट करते हैं। लोग ये तो चाहते थे कि एजुकेटेड इंसान आए, बट एजुकेटेड लड़की आए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। क्योंकि लोग, मतलब जनरली, आज तो मैं बहुत हंस के कहती हूँ, मगर आप सोचिए जब मैं इलेक्शन कन्वेंसिंग पे जा रही थी तो महिलाएं 25 साल की मैं हूँ और मुझसे कह रही थी, भाई तुम ब्याह कर ली, दूसरे घर चली गई तो सरपंची कौन चलाएगा। उनका प्रश्न गलत नहीं था, क्योंकि उनको दिख रहा माइंडसेट बना हुआ है। माइंडसेट के अलावा 15 साल से पंचायत में काम नहीं हुआ। लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं आपसे। अब उनको ये डर है कि तुम 25 साल की हो। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वही एजुकेटेड इंसान होता है, उनके रहने का, कपड़े पहनने का ढंग अलग होता है, तो लोगों को उसको भी एक्सेप्ट करना कि ये हमारे माइंडसेट को समझ पाएगी, ये हमारे इन्वायरमेंट में घुल मिल पाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी, ये कुछ प्रश्न थे। और पुरुषों के थे बहुत सारे, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रश्न थे कि क्या होगा, कि क्या हमें इनको सुनना पड़ेगा, इनकी बात माननी पड़ेगी, होते हैं। मगर मैंने कोशिश करी कि समय समय पे अपने पंचों को साथ लेके चलूं। मैंने कोशिश करी कि जो भी सलाह हैं वो गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ करूं, सेक्रेटरी साहब से पूरी बात करूं, अपने रोज़गार सहायक जो हमारे GRS में सरकार से मिलते हैं उनसे बात करूं। जब हम सबको, और मुझे लगता है कि जब हम लीडर का काम होता है सबको साथ लेके चलना। मैं ये सोचूं कि नहीं यार मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूँ और मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, मैं ये कर पाऊँगी वो कर पाऊँगी, ये मेरी पहली गलती थी। और मैं इसको खुले मंच से अपने ओपन हार्ट के साथ इस बात को स्वीकार करती हूँ कि मेरी गलती थी कि मैं सोचती थी कि मैं अपने एक अंग्रेज़ी ब्रेन के साथ, एक माइंडसेट के साथ जो मैंने पढ़ाई करी उससे मैं रूरल रिफॉर्मेशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस ले आऊँगी। पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ये है कि मैं उनके साथ, उनके रंग में ढलूं, उनके साथ रहूं, और जो वो चाहते हैं मैं उसके ऊपर फोकस करके उन चीज़ों के ऊपर हम काम करें, रादर हम अपना बहुत ज़्यादा आइडियाज़ को यहाँ पे रेवोल्यूशनाइज करें। उसके लिए पूरा समय मिलता है। आज 5 साल हो गए, तो अब हम अपने आइडियाज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। मैम अब आते हैं अपन सरपंची व्यवस्था, पंचायत व्यवस्था के पास, और सवाल ये है कि जो 3 टायर सिस्टम पंचायती व्यवस्था देश भर में लागू है या अधिकांश देश में लागू है, उस पर कई बार ये कहा जाता है कि संसाधन कम हैं, चाहे वो कर्मचारियों के सिलसिले में हो या वित्त के संबंध में हो, या काम कम सौंपे गए हैं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप इससे संतुष्ट हैं, या कौन से रिफॉर्म आप एक्सपेक्ट करती हैं कि ये जल्दी होंगे?
आपने एक ही प्रश्न में 3 बहुत बड़े मुद्दे उठाए। पहला आपने अधिकारी उठाया, दूसरा आपने वित्त पैसा, और तीसरा आपने क्या उठाया? काम कम सौंपे गए हैं, काम functions। कम सौंपे गए, फंक्शंस कम सौंपे गए हैं। ये तीनों अलग चीज़ें हैं। पहले मैं आपको अधिकारी वर्ग में बताती हूँ। इस बात से तो ज़रूर मुझे भी थोड़ा सा लगता है, एक शिकायत रहती है सरकार से, क्योंकि अधिकारी को बहुत सारा काम दिया जाता है। हमारे यहाँ पे जब हम एक प्रपोर्शन बिठाएं लोगों को लेके और अधिकारी वर्ग को लेके, तो मुझे अधिकारियों की स्थिति को देख के कभी कभी थोड़ा सा एक भवाय स्थिति है, क्योंकि उनको बहुत काम करना पड़ता है। बहुत सारी पंचायतें हैं। अगर मैं सिर्फ भोपाल की फंदा ब्लॉक की बात करूं, तो अगर एक पंचायत भोपाल से 20 किलोमीटर दूर है, जो तीसरी है वो एक थर्ड डायरेक्शन में 35 किलोमीटर दूर है, तो एक पटवारी के लिए, एक तहसीलदार के लिए, तहसीलदार की अगर मैं बात करूं या नायब तहसीलदार के लिए, एक दिन में 50-50 किलोमीटर का सफ़र तय करना, ये एक डिफ़िकल्ट स्थिति है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे अधिकारी वर्ग को लेकर थोड़ा सा हमेशा से एक चिंतित रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम देखें कि अभी एजुकेशन का कोई प्रावधान है नहीं कि सरपंच इतना पढ़ा लिखा हो। तो सरपंच जो होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए पटवारी जी को, नायब तहसीलदार साहब को देखते हैं, तो उनके पास अपने काम के अलावा बहुत सारे कई और बर्डन्स होते हैं, तो वो एक दिक्कत की स्थिति है। दूसरा, आपने वित्त की बात करी। 15th फाइनेंस कमीशन और अभी 14th उसके पहले निकला। मुझे पंचायत के दौर पे इनको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं ये कहीं से कहीं तक नहीं कहूँगी कि पैसा कम आता है। पैसा किस चीज़ के लिए कम आता है, मैं आपको 50 चीज़ें गिनवा सकती हूँ। मैं इसके लिए 1 मिनट लूँगी। मेरी पंचायत में 5 साल में 4 करोड़ की सड़कें बनी हैं, तो पैसा कम नहीं आता। PWD ने 1.67 करोड़ की हमारी 2.5 किलोमीटर की सड़क बनाई है, जो सांची रोड को बरखेड़ी अब्दुल्ला पंचायत से जोड़ती है। पंचायत के अंदर अंदर ही हमने करीबन 2 करोड़ की सड़कें बना दी हैं मनरेगा को जोड़कर। उसके अलावा कोई कहे चेक डैम्स नहीं बने, मेरी पंचायत में 1 चेक डैम और 2 स्टॉप डैम बने। तीसरा हम बना रहे हैं, 2 सामुदायिक भवन बन चुके हैं। एक बड़ा 26 लाख का सामुदायिक भवन हम तैयार कर रहे हैं। पंचायत ODF हो चुकी है, सबके पास खाते हैं, जॉब कार्ड्स हैं, मनरेगा में लोग जुड़े हुए हैं। पेंशन के अंदर जिस दिन मैं सरपंच बनी थी उस दिन मात्र 45 लोगों को पेंशन मिलती थी, आज 126 लोगों को पेंशन मिल रही है। जिस दिन मैं सरपंच बनी थी मात्र 10 लोगों के पास पक्के मकान थे, आज 48%, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 220 लोगों के पास पक्के मकान हैं। कुछ मेरे यहाँ पे मकान 3 मंजिला मकान हैं। करीबन 33 से ज़्यादा लोगों ने मुद्रा योजना के तहत नए काम पंचायत के अंदर शुरू करे हैं। 12 स्व सहायता समूह हैं, जिसके अंदर से 6 तो मतलब धुआंधार तरीके से काम करें। हमने 35 महिलाओं को ट्रेनिंग करवाई है सिलाई की। अभी कोविड के समय पे हमारे यहाँ महिलाओं को काम मिला हुआ था। तो इन सब चीज़ों में पैसा कहाँ नहीं है। अब जिसको काम नहीं करना, तो वो 25 साल का व्यक्ति भी कहेगा नहीं BPL कार्ड चाहिए, भाई BPL कार्ड नहीं है। अरे काम करो ना, सरकार तुम्हें मनरेगा में जोड़ती है, तुम काम करके दिखाओ, तुम्हें मुद्रा योजना के तहत तुम्हें लोन मिलेगा, सरपंच खुद दिलवाएगा। तो आपके अंदर काम करने की क्षमता होनी चाहिए, काम करने का तरीका होना चाहिए। तो आपके लिए कुछ छोटा बड़ा नहीं है। मेरी भी पंचायत बाकी पंचायतों जैसी है। भोपाल में 526 गाँव में 190 पंचायतें हैं। काम हो रहा है ना, बाकी पंचायतों में भी हो रहा है। अब ये तो कहने की बात है। अब आप ये चाहते हैं कि सब कुछ सरकार आपको करके दे, तो फिर सरकार को ही चलाने दीजिए ना। फिर तो ना सरपंच की ज़रूरत है, फिर ना लोगों की ज़रूरत है। तो थोड़ा बहुत हमें भी अपने तरीके से करना पड़ेगा। तीसरा आपने प्रश्न रखा फंक्शंस को लेके। अब आप फंक्शंस भी स्पेसिफाई करिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि एक सरपंच को सिर्फ पैसे से रिलेटेड, मतलब टैक्स कलेक्शंस हो रहे हैं, उसका पूरा प्रावधान है। हम पर सरपंच के पास पूरे राइट्स हैं हाउस टैक्स लेने के लिए, वाटर टैक्स लेने के लिए, उसको रोड के लिए, शौचालयों के लिए, सामूहिक शौचालयों के लिए, स्वच्छता के लिए सरपंच टैक्स कलेक्ट कर सकता है। आप कौन से वसूल रहे हैं? हम सारे वसूल रहे हैं, इसलिए हमने यही 5 आपको मोटे मोटे गिनवा दिए। तो मगर जनरली मैं आपको टोकूंगा, जनरली सरपंच डरते हैं कि यदि अपन ने कर लिया तो वोट नहीं मिलना। हाँ, आप इस डर से कैसे उभरे? नहीं, डर तो इस बात का भी है कि अगर आपने BPL लोगों के कार्ड कटवा दिए, राशन कार्ड, तो भी आपको वोट नहीं मिलेगा। जिस दिन 2 साल हुए तो उस दिन क्या, नहीं 2 भी क्यों, 1 साल हुए तो 16 लोगों को हमने 16 परिवारों के BPL कार्ड कटवा दिए, निरस्त करवा दिए थे। मैं डर से काम नहीं करूँगी। मुझे डर समझ में नहीं आता। मैं डर से काम नहीं करूँगी। जो सरकार का पैसा है, कुछ टैक्स पेयर्स हैं हमारे देश के जो ईमानदारी से टैक्स देते हैं, मैं खुद देती हूँ, तो मेरा पैसा जो है वो सही जगह पे लगे। आप टैक्स देते होंगे, आपका पैसा सही जगह पे लगे। जस्ट बिकॉज कोई व्यक्ति गांव में रहता है क्योंकि उसके पिताजी गरीब थे, ये उस चीज़ का सपोर्ट नहीं है कि तुम भी गरीब हो। तुम मेहनत करके अमीर बनो ना, तुम मेहनत करके काम करो। ये फ़र्क हमें अपने लोगों के बीच में डालना है। मैं वोट की छोटी राजनीति की वजह से आज ये नहीं करूँगी कि मैं तुम्हारा वो कार्ड रहने दूँ। वोट की राजनीति की वजह से मैं अपनी पंचायत में अतिक्रमण नहीं होने दूँगी। वोट की राजनीति की वजह से मैं
मैं कहीं पे भी 10%, 20 या 30% नहीं देना मुझे मंजूर है। फंक्शंस पे एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है, बहुत सारे सरपंच को अक्सर ये शिकायत रहती है, मेरे भाइयों को जो सरपंच भाई बहनें हैं, कि हमको जो ये पट्टे होते हैं, पट्टे एक तो हम लोग दे पाते हैं, कभी कभी हमें होता है कि तहसील उसको सील साइन लगाएगा, और दूसरा जो ज़मीन होती है, मतलब जब इसको हम कहते हैं ना कि ट्रांसफ़र जो करते हैं, ये सरपंच कर पाए, तो ये इसके लिए थोड़ा सा सरकार अभी सहमत नहीं है। और मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और समय अपने सरपंच भाई बहनों को देना चाहिए कि जब थोड़े एक पढ़े लिखे हमारे और सरपंच भाई बहन आ पाएँ, तब अगर ये राइट हमें मिले तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी तैयार हों। कभी कभी क्या होता है, राइट्स बहुत सारे मिल जाते हैं और जब हम अपनी ड्यूटीज़ पूरी नहीं कर पाते तो उससे पूरे पंचायत का नुकसान होता है। तो उसके ऊपर मुझे लगता है थोड़ा सा एक सरकार देख रही है, तो हम इतना ज़्यादा सरकार पे भी इस चीज़ का बोझ ना दें कि हमको फाइनेंशियल राइट्स भी मिले, नहीं मिल रहे, जितने मिल रहे हैं हम उसके साथ अपना काम करें। जनता की सेवा के लिए कई लोग जो आगे आते हैं, उन्हें पहला रास्ता सिविल सर्विसेज का दिखता है, लोक सेवाओं का, IAS, IPS, IFS। आपने सरपंची को चुना, ऐसा क्यों? नहीं, मैंने भी चुना IAS IPS को था। मुझे ये पता था समाज सेवाएं तो सिलेक्शन से करनी है, इलेक्शन से करनी है। सिलेक्शन हो नहीं पाया तो इलेक्ट होके बैठ गए हैं पंचायत में, तो बस काम कर रहे हैं। बहुत आसान, बहुत सरल जवाब। दूसरे महिला सरपंच जो हैं या दूसरी पंचायतों के पंच हैं, सरपंच हैं, उन्हें आपकी क्या सलाह है, क्या संदेश है? मतलब मैं तो खुद पहली बार की सरपंच हूँ, तो क्या ही किसी को सलाह दूंगी। कुछ बहुत यंग डायनामिक सरपंच हैं, जो अगर मैं सिर्फ भोपाल की बात करूँ, मध्य प्रदेश की बात करूँ, तो कुछ करीबन 400 साढ़े 400 यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जो सरपंच हैं इस समय हमारे पंचायती राज सिस्टम में जी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले जो चुनाव आने वाले हैं उसमें कम से कम 2,500 से 3,000 यंग लड़के लड़कियाँ इस बार देखना आप सरपंच और उप सरपंच और बाकी पंचों के पद के लिए आएंगे। तो सलाह तो मैं यही देना चाहूँगी कि जितनी भी मेरी महिला शक्ति है जो मुझे सुन रही है, आप लोगों को लगता है कि आप में दृढ़ संकल्पना की भावना है, आप स्ट्रांगली एक डिटर्मिन्ड होके अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर ग्राम पंचायतों में अपनी भागीदारी दें। अब भागीदारी या तो आप सरपंच बन के दे सकते हैं या उप सरपंच, नहीं तो पंच बन के, नहीं तो ग्राम सभा में आके, नहीं तो आम सभा में आके, मगर दीजिए ज़रूर, क्योंकि आपकी वजह से जो भी डिस्कशन ग्राम सभा में होगा वही फोरम में पारित होगा, वही पास होगा और वही काम आगे होंगे। तो आपकी दिक्कतें, आपके आइडियाज़ को अगर आप सरपंच तक पहुंचाएंगे तो छोटे छोटे आइडियाज़ कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा रूप ले लेते हैं। आप देखिए, छोटे से गाँव से आम सभा का कॉन्सेप्ट, महिला सभा का कॉन्सेप्ट महाराष्ट्र से शुरू हुआ था और आज देखिए कि पूरा देश महिला सभाओं को प्रेफर कर रहा है कि महिलाएं जो हैं छोटे छोटे गुटों में बैठें और डिस्कस करें कि हम पंचायत में क्या कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं और कैसे लोगों को दिखाना चाहते हैं। देखिए, महिलाएं भूले ना, जब सशक्तिकरण की बात होती है तो शक्ति का स्वरूप और शक्ति का अर्थ नारी है। तो हम अपने आप में सब नारी शक्तियां हैं, हम लोग स्ट्रांग हैं और हम लोग अपने आइडियाज़ को सही ढंग से पोर्ट्रे कर सकते हैं, दिखा सकते हैं और कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। विकसित देश अमेरिका में जहां आप रुकी और आपका अनुभव रहा लंबा, वो पूंजीवादी व्यवस्था है, आप जानती हैं। प्राइवेट सेक्टर पर जिम्मेदारी है काम करने की, प्रोड्यूस करने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की। गवर्नमेंट सिर्फ सुविधा प्रदान करती है। भारत की नई सरकार जो नए भारत के संकल्प के साथ आई है सत्ता में, वो भी चाहती है कि निजीकरण के रास्ते से वह उसी मुकाम तक पहुँचे। आप इसे कितना सुटेबल और उचित मानती हैं भारत जैसे देश के लिए? मुझे लगता है कि देश में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं जो इस पूरे व्यवस्था पे जो भी हम कॉन्सेप्ट्स की जिनकी हम बात कर रहे हैं नए भारत की, इन पे वो लोग अच्छे डिस्कशंस कर रहे होंगे। आई एम श्योर बहुत ज़्यादा एक एजुकेटेड क्लैड है जो ऊपर बैठ के इन चीज़ों पे विचार विमर्श कर रहे हैं, तभी नई पॉलिसीज़ बन रही हैं। मैं अगर बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र की अगर इसके ऊपर बात करूँ तो पर्सनली अगर आप मुझसे भी ये बात करें, आप कहें कि आप पंचायत में क्या कैपिटलाइजेशन कर रही हैं, तो मुझे नहीं पता, बट मैं आत्मनिर्भर के ऊपर काम तो कर रही हूँ। मैं लोकल फॉर वोकल पे बात कर रही हूँ। मैं बात करती हूँ इसलिए मैं कुर्ता पहनती हूँ तभी क्योंकि ये मेरे गाँव की किसी महिला ने सिला है तो उसको पैसा मिल रहा है। अगर मेरे गांव में एक घर का डेवलपमेंट होगा पैसे के थ्रू, तो धीरे धीरे बाकी भी परिवारों का होगा। ऐसे करते करते शायद अपने आप जो गांव है वो डेवलप्ड होगा। तो वो छोटी छोटी मूलभूत व्यवस्थाओं के लिए सरकार के ऊपर आश्रित नहीं रहेगा। अगर आज हर परिवार में अगर हमको अच्छी लाइट मिलती है, किसानों को उनके खेतों के लिए, उनके बच्चे अगर अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते ITIs में अगर वो लोग अपने डिप्लोमा कोर्सेज कर लेते हैं, उसके बाद उनकी महिलाएं जो हैं वो समूह से जुड़कर कुछ अपने लिए पैसा कमा लेती हैं, तो फिर वो लोग जो हैं पेंशन के ऊपर कभी नहीं पीछे सरकार के पड़ेंगे, ना वो क्या कहते हैं घर के लिए करेंगे। तो इसका ये मतलब है कि सरकार जो चीज़ें बहुत ज़्यादा वेलफेयर के ऊपर काम कर रही है, उस पैसे को वो कहीं और
अच्छी जगहों पे उसको यूटिलाइज़ कर पाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कर पाएगी या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में कर पाएगी, तो तमाम एजुकेशन में कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं हमको अपने इस सोशल वेलफेयर का जो हमारा एक देश का एक कॉन्सेप्ट तैयार है कि हम इस इकोनॉमी पे काम करते हैं, उसको अब डाइवर्ट करने की आवश्यकता है ना। देश को 70+ ईयर्स हो चुके हैं इंडिपेंडेंस के, ऑलमोस्ट 73 ईयर्स ना हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। अब उसके बावजूद आज भी अगर हम यही सोचें कि आज भी क्या हमारे लिए रोटी कपड़ा और मकान इंपॉर्टेंट है, क्या आज आप या मैं नहीं देखते, मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो क्या मैं ये आप नहीं देखेंगे आपके आसपास जो गांव है वहाँ के बच्चे कम से कम 12वीं तक पास हों, वो उनके पास कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट हो, महिलाएं जो हैं वो काम करें, तो हम लोकल मार्केट्स के ऊपर काम करें, हम विलेज क्लस्टर्स के ऊपर काम करें। तो अगर सरकार बड़े पैमाने पे इसको करने का सोच रही है तो धीरे धीरे करके जब ये ऊपर से नीचे की तरफ इकोनॉमी में शिफ्ट आएगा तो मुझे लगता है लोगों को बहुत पर्सनली फ़ायदा होगा। हम लोग सिर्फ अब बातें ना करें और हम सिर्फ उनके घर तक चीज़ें ना पहुंचाएं, अब हम कोशिश करें कि जो व्यक्ति है वो स्ट्रांगली काम करे। मैं इस चीज़ में मुझे लगता है कि चाइना में जिस किस्म से पॉपुलेशन का लेबर की तरफ जो उनको यूटिलाइज करा गया है वो काबिल तारीफ़ है। ये बात आप भी समझते हैं, ये बात मैं भी समझती हूँ। तो क्यों ना हमारे देश का जो इतना बड़ा एसेट है वो हमारी लेबर, हमारे लोग हैं, तो हम उनको कैसे यूटिलाइज करके कुछ एक बड़ा कर पाएँ। तो लेट्स, आई थिंक वी शुड मोर फोकस ऑन इट। मैम, देश की 100 सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली महिलाओं में आपका नाम है, इसके लिए पहले तो बधाई और भावी भविष्य के लिए आपको अनेक शुभकामनाएं। आपकी राय इस पर भी जानना चाहूँगा क्योंकि लोग इन्फ्लुएंस होते हैं आपसे, इसमें कोई शक नहीं, जितनों से मैं मिला हूँ जानता हूँ उन्हें, कि मैम यदि हम अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता रख दें पंचायतों के लिए, सरपंचों के लिए, इस पर आपका क्या विचार है? क्योंकि आपके जैसा एक एजुकेटेड नेता अगर आएगा, नेतृत्व देगा, तो समाज को भला ही होना है उससे। 4 साल पहले मैं एक सत्र में बैठी हुई थी, तो मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी वहाँ पे सामने बैठे हुए थे। तो मुझे भी नए नए सरपंच बने थे, तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। यही प्रश्न मैंने उनसे 4 साल पहले पूछा, तो उन्होंने मुझे एक जवाब दिया। हालांकि उस समय तो मैं उस जवाब से एग्री नहीं करूँ। उन्होंने मुझसे कहा, भक्ति बेटा, अगर आज हम उन्होंने इतने ही प्यार से कहा, वो भांजी, और आपको पता ही बच्चे करके बात करते हैं सबसे, तभी सबके मामा जी हैं। तो जब उन्होंने मुझसे कहा कि भक्ति बेटा, अगर आज हम ऐसा कर देंगे कि एजुकेटेड ही लोग, कुछ पढ़े लिखे, अगर वही सरपंच बनेंगे तो एक जनरेशन खाली रह जाएगी। तब मुझे लगा कि यार ये कैसी बात है, एजुकेटेड लोगों को आना चाहिए। आज 5 साल मेरे पूरे हो चुके हैं सरपंची के, 5.5 साल, 22 फरवरी को 5 साल पूरे हो चुके थे, अब सितंबर चल रहा है। इन 5.5 सालों में मैंने 2 चीज़ें सीखी हैं। पहली चीज़ मैंने ये सीखी है कि व्यक्ति के पढ़े लिखे होने से ज़्यादा आवश्यक है उसकी साफ नियत होना काम करने के लिए, और दूसरा उसका एक्सपीरियंस और एक्सपोजर। बहुत सारी ऐसी पंचायतें आज भी हमारे देश में हैं जहाँ भले पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनकी नीयत साफ़ है, वो काम करना चाहते हैं, ईमानदारी से करना चाहते हैं। वो ईमानदारी का जो एक बीज है अगर एक व्यक्ति के अंदर है तो वो आगे बढ़ जाएगा। तो और बहुत सारे, और अगर हम ये बात करें कि नहीं पढ़े लिखे लोग ही ईमानदारी से काम करते हैं, तो बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारी भी हैं, बहुत सारे भ्रष्ट प्रोफेशनल लोग भी हैं और हर फील्ड में हैं। तो क्या पढ़ाई ने उनके अंदर ईमानदारी का बीज बोया? नहीं बोया ना। तो आज इस समय मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आपका एक्सपीरियंस, आपका एक्सपोजर, आपके काम करने का तरीका, आपका विजन, इन चीज़ों का कोलैबोरेशन, आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आप किसके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आप कितने कमिटेड हैं, ये 3 C बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आपके कार्य के प्रति कमिटमेंट, आपके अंदर नए नए आइडियाज़, आपकी क्रिएटिविटी, और आपका कोलैबोरेशन किसके साथ है, पंचायत के साथ है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ है। मैंने अपना कोलैबोरेशन, मैंने मतलब अनेकों स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेशन करा है। NSS के बच्चे मेरे यहाँ पे आते हैं, फ्री बच्चों को कोचिंग्स मिलती हैं, ट्यूशन्स देते हैं, काउंसलिंग सेशंस रखते हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं। मैंने हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेट करा है, प्रेरणा सेवा ट्रस्ट के साथ करा है। अभी जिस समय ये मेरी पंचायत में बैठे हैं, इस समय CII ने मेरे साथ कोलैबोरेट करा है। हम स्मार्ट TV लेकर आ रहे हैं कोविड के समय में अपनी पंचायत के बच्चों के लिए। हमें 10 कंप्यूटर्स हमने खरीदे हैं, 10 हमें दे रहे हैं ये लोग। हम लोग डिजिटल एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारा कोलैबोरेशन है, ये कोलैबोरेशन आवश्यक है। मेरी नियत और ये कोलैबोरेशन, तो मिलके पंचायत में कुछ अच्छा कर लेंगे। भारत गाँव में बसता है, गांधी जी का कथन है। गांधी जी ने अपने सपनों का भारत तो देश और दुनिया को बताया। मैं जानना चाहूँगा आपसे प्रभावित होकर एक अच्छे नेतृत्व के रूप में, कि भक्ति शर्मा जी के सपनों का भारत कैसा है? देखिए, मेरे सपनों का भारत बात करता है जस्टिस की, जहाँ महिलाएं और पुरुष को जस्टिस मिले, इक्वालिटी से बेहतर जस्टिस है। मैं सच में सिर्फ इसके ऊपर काम करना चाहती हूँ। अगर
बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, आपके सारे डेवलपमेंट आइडियाज़ एक तरफ, आपके बड़ी बड़ी कंपनीज़, आपके सेक्टर्स एक तरफ, मगर अगर कोई सभ्य समाज जहाँ पे महिलाओं को रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ महिलाओं को जस्टिस नहीं मिलता, या महिला को सिर्फ इसलिए नीचे दिखाया जाता है क्योंकि ये महिला है, अगर ऐसा समाज है तो ऐसे समाज की आवश्यकता नहीं है। ऐसे समाज की आवश्यकता किसी समाज को नहीं है। आप अमेरिका के 100 गुणगान कर लीजिए, मगर तब भी आपको और मुझे पता है वहाँ महिलाओं ने अपने राइट्स के लिए लड़ाई करी है। दुख होता है मुझे ये बात सोच के, बड़े बड़े कंट्रीज़ में। मगर क्योंकि मैं एक ऐसी सभ्यता से नहीं आती, मैं एक ऐसे कल्चर से नहीं आती, मैं एक ऐसे सनातन धर्म से नहीं आती जो महिलाओं की रिस्पेक्ट ना करे। मेरे परिवार में होती है। मैंने अपने पिता को मेरी माँ की करते हुए देखा, मेरे दादा को मेरी दादी की करते हुए देखा, मेरे भाई को देखा अपनी बहन की करते हुए, अपनी बीवी की करते हुए, अपनी बेटियों की रिस्पेक्ट करते हुए। मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ सारे परिवार ऐसे हों। जब हम महिलाओं को स्ट्रांगली स्थापित कर पाते हैं तभी हम एक सभ्य समाज के ऊपर बढ़ पाते हैं। और जहाँ एक समाज सभ्य है वहाँ पे बहुत सारी कुरीतियाँ अपने आप नष्ट हो जाती हैं। वहाँ करप्शन नहीं आपको सुनने को मिलेगा, वहाँ आपको कभी भी नहीं सुनने को मिलेगा कि वहाँ के बच्चे बड़े आतंकी प्रवृत्ति के हैं। तो इन चीज़ों को जब हमें कर्ब करना है, हमें अपने आगे की जो जनरेशंस हैं, जिसको हिंदी में नस्ल कहते हैं, हमें आगे की जनरेशंस पे काम करना है, तो हमें आज महिलाओं के राइट्स के लिए, महिलाओं के ड्यूटीज़ और महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए काम करना है। ये है मेरे सपनों का भारत। भक्ति शर्मा जी, आपका द गौरतलब के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। आप ऐसे मौसम में जहाँ बहुत बारिश है, आप लोग सच में आए, आप लोगों ने इंतज़ार करा, और हमारे इस सफल जो हम लोग एक स्मार्ट टीवी का आज लॉन्च कर रहे हैं, इनॉग्रेशन उसका हो रहा है, उसमें भी आप हमारे साथ हैं, तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद। और ग्रामीण क्षेत्र में आके आप यहाँ की जो मिट्टी की खुशबू है उसको बाकियों तक मेरे माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं। सो आप लोग इस कोविड के समय पे प्लीज़ सभी जर्नलिस्ट भाई मेरे जितने भी गौरतलब के, आप लोग स्वस्थ रहें, बहनें खुश रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय किसान, जय भारत। नमस्कार, धन्यवाद। द गौरतलब की बड़ाई आपने सुनी कि वे कितनी परिश्रमी हैं। वर्षा के दौरान वे यहाँ पर आए हैं। इसी को सुनकर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नए भारत की नई आवाज़। धन्यवाद।